हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज़ अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं और इस सेशन में मैं आपको एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन यहां पर कराऊंगा। और आज जो हम चैप्टर यहां पर डिस्कस करेंगे इसका टाइटल है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फ्रेम करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रोसीजर्स को यहाँ पर फॉलो किया गया, उन सब चीज़ों का एक क्विक डिस्कशन मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ। अगर आप हमारे साथ अपने सीयूईटी या बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड जो लिंक्स हैं उनको यूज़ करके हमारे कोर्सेज जो हैं वो देख सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरा कूपन कोड जिसका नाम है बॉन्ड यूज़ करना ना भूलें। मतलब जो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा वो इस कूपन कोड से आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर यूज़ करें। चलिए शुरू करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता है कि कब फोर्स में आया था। ये 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था। और आप इसमें जानते हैं कि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे शेड्यूल हैं और बहुत सारे इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिमिटी अगर आप देखते हैं तो आपको एक बात ये समझ में आएगा कि जो कंट्री का साइज है और कंट्री में जो अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक रीजन रहा होगा जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत लेंदी और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को फॉलो करता हुआ देखने को मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। तो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बना है। और इसमें अगर आप देखोगे तो जितने भी अलग अलग तरीके के ड्राफ्ट थे उन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर फाइनलाइज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अगर आप देखोगे तो टोटल 11 सेशन लगे, लेकिन अगर हम 26 नवंबर 1949 का जो सेशन हुआ था जिसमें सभी लोगों ने यहाँ पर साइन किया था उसे अगर हम देखेंगे तो इसको मिलाकर 12 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें करीब आप ये मान लीजिए कि 165 डेज की सिटिंग यहाँ पर लगी और सेशन के बीच में भी। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके लिए बहुत सारी कमिटीज और सब कमिटीज का फॉर्मेशन भी किया गया था जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना हुआ है। अब इसकी अगर आप पहली हेडिंग देखेंगे तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड आपको बताया गया है जिसे हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, इंडिया पाकिस्तान दो कंट्री बने, ठीक है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1948 में यहाँ पर शुरू हुआ था उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि अब हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस ने भी फॉरेन जो यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल है उसको यहाँ पर शुरू किया था और इसमें जापान वगैरह में जो ब्रिटिश है ना इंडियन आर्मी वाले लोग यहाँ पर थे उनको अपने साथ यहाँ पर लेकर आए और इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो 1946 में रॉयल इंडियन नेवी जो बॉम्बे में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की नेवी थी जिसमें इंडियंस यहाँ पर आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे, उन्होंने म्यूटनी यहाँ पर कर दिया था। तो हर तरीके का रिवॉल्ट हर एक जगह पर आपको शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका एम क्या है कि हमें इंडिपेंडेंस यहाँ पर चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि थ्रू दी लेट 1940s देयर वर पीरियोडिक, है ना, इफ स्कैटर्ड मास प्रोटेस्ट ऑफ वर्कर एंड पीजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आप ये मान लीजिए कि इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर प्रोटेस्ट थे वो यहाँ पर चल रहे थे जिसका बेसिक एम अगर आप देखोगे तो वो यही था कि हमें इंडिपेंडेंस यहाँ पर चाहिए। उसके बाद ग्रेट कैलकाटा किलिंग है अगस्त 1946 की, एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, जो कम्युनल राइट्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में भी आपको इमर्ज होते हुए देखने को मिले और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये मान लीजिए कि जो आउटकम था ये किसका था, ये पार्टीशन का आउटकम जो है वो आपको एक यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पार्टीशन की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर शुरू हुई थी। अब उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हमें मिली तो आप सभी को याद रखना है कि लॉन्ग ईयर एगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स, ये जो स्पीच है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फिर उसके बाद मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज जो हैं वो यहाँ पर आपको मूव करते हुए दिखाई दिए, जो मुस्लिम्स हैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में और हिंदू और जो सिख हैं वो वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न हाफ ऑफ द पंजाब में। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और जो हिंदू माइनॉरिटीज़ या सिख माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में वो इंडिया में आपको आते हुए दिखाई देंगे।
अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बात ही बताई गई है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे तो उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो लगभग 1/3 जो आपको एरिया देखने को मिलेगा, मतलब 33% जो एरिया आपको देखने को मिलेगा वो किसके कंट्रोल में था, वो नवाब और महाराजास के कंट्रोल में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन नवाब और महाराजास ने ब्रिटिशर्स की बात को जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट किया, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सभी लोग जो हैं वो उनको अपनी एलिजियंस जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब उसके बाद व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ दीज प्रिंसेस रिमेन एम्बिगुअस, कि भाई हमें इंडिया में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, या हमें इंडिपेंडेंट रहना है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। एक कंटेम्प्रेरी जो ऑब्जर्वर हैं वो ये कहते हैं कि अब महाराजास जो है वो ये सोचने लग गए टू लग्जरिएट इन वाइल्ड ड्रीम्स ऑफ इंडिपेंडेंट पावर इन एन इंडिया ऑफ मैनी पार्टीशन। मतलब उनको ये लगने लग गया कि अब हम इंडिया से अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे और एक नए कंट्री के रूप में जो है वो यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो आप ये मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड है, और इस बैकग्राउंड के बेसिस पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमारे देश में इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब उसके बाद पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो ये है कि इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो है वो प्रयोग नहीं किया गया है ना। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। जो प्रोविंशियल इलेक्शन यहाँ पर हुए थे और प्रोविंसेस में जो भी इलेक्टेड लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर इलेक्ट किया। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर आप डोमिनेंस देखोगे तो वो किसका था, वो कांग्रेस का था। मतलब कांग्रेस के सबसे ज्यादा मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस की जीत हुई है, तो कांग्रेस की जीत हुई है तो उनके जो लीडर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर भेजेंगे। मुस्लिम लीग जो है वो यहाँ पर मुस्लिम सीट्स जो यहाँ पर रिजर्व थी उनको यहाँ पर कैप्चर किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि भैया हमको एक पाकिस्तान बनाना है तो हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें यहाँ पर चाहिए। सोशलिस्ट जो लोग आपको देखने को मिलेंगे, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लोग भी पहले जो है वो यहाँ पर क्या मानते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पर जो है वो पास नहीं करेंगे या फिर ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किसने बनाया है, वो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, और इसी वजह से ये क्या है, ये इनकैपेबल है कि भैया ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस तरीके से यहाँ पर काम कर पाए। मतलब उनको ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो इसमें देखने को मिलता था, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो 80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो कौन से हैं, वो कांग्रेस के ही आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखना है कि भले कांग्रेस का डोमिनेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि उनके सभी मेंबर जो हैं वो एक ही तरीके की बात कर रहे हैं। इनके मेंबर्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग वेरिएशंस हैं। मतलब कई लोग सोशलिज्म से यहाँ पर इंस्पायर्ड हैं, है ना, कई लोग लैंडलॉर्डिज्म के जो है वो डिफेंडर्स आपको देखने को मिलेंगे, कई लोगों के जो है वो कम्युनल पार्टीज के साथ जो है वो एसोसिएशंस हैं, है ना, कई लोग सेकुलर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी चीजें पब्लिक मैटर के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे डिबेट करना है, ये इन लोगों को पता था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये लोग डिबेट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो लोगों का ओपिनियन है, जो लोग यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में जो न्यूज़पेपर वगैरह में चीजें पढ़ रहे हैं, तो लोगों ने भी अपने अलग अलग तरीके के ओपिनियंस यहाँ पर दिए हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस तरीके से अपनी चीजों को जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ाना है। जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज थे उनको ये लगता था कि भैया हमारी मदर टंग जो है उसका प्रोटेक्शन यहाँ पर होना चाहिए, और रिलीजियस माइनॉरिटीज का मानना था कि हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उन्हें आप यहाँ पर सेफ गार्ड करो। दलित जो लोग आपको देखने को मिलेंगे उनको लगता था कि कास्ट के बेसिस पे जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो यहाँ पर खत्म करो, गवर्नमेंट बॉडीज में हमें रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड करो। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ कल्चरल राइट एंड सोशल जस्टिस, है ना, तो मतलब आप ये मान लीजिए कि जो पब्लिक डिस्कशन की चीजें होती थी उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ पर पार्ट बनाया जाता था। अब गाइज यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं और उनके चेयरमैन हैं, है ना, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद, यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अगर आप देखोगे तो ये है वल्लभ भाई पटेल, स्टीयरिंग कमेटी जो है वो राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर, फ्लैग कमेटी जे.बी. कृपलानी, और उसके बाद स्टेट्स कमेटी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुप्रीम कोर्ट कमेटी एस वर्धाचार्यर, और फंडामेंटल राइट वाली जो कमेटी आपको देखने को मिलेगी ये है जे.बी. कृपलानी, माइनॉरिटीज की जो सब कमेटी है एस.सी. मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी एम.एन. ठीक है वेंकट चलैया। तो आप में से ना इनमें से कोई सा भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है ना, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना है कि चीजों को याद रखना है।
और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो बन सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन जो है वो आपसे बिल्कुल बनेगा, मैच करने वाली चीज भी जो है वो यहाँ पर बन सकती है, इसीलिए इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। डोमिनेंट वॉइस के बारे में अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग अगर आप देखोगे तो कितने मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 300 मेंबर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये 299 मेंबर जो हैं वो यहाँ पर पार्टीशन वगैरह के बाद जो है वो निकलकर सामने आए थे। अच्छा, अब उसके बाद अगर अगली चीज अगर आप देखोगे तो आपको एक बात ये समझ में आएगी, है ना, इसमें मैंने आपको ये बता ही दिया है कि भाई कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब इनमें से भी अगर आप 6 लोगों को देखोगे, ठीक है, तो याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर क्या है कि वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें 300 मेंबर हैं और इनमें से 6 मेंबर जो हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो नेहरू जी ने यहाँ पर पास किया था, ठीक है। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी जो यहाँ पर एक प्रपोजल था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर बताया था कि भैया किस तरीके से सैफरन, व्हाइट और डार्क जो चीज है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लैग के बारे में यहाँ पर बात होगी। अब उसके बाद पटेल जी ने जो है वो यहाँ पर क्या किया था, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, है ना, या फिर जो अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू है उनको रिकंसाइल करने में यहाँ पर काम किया। प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो राजेंद्र प्रसाद जी आपको देखने को मिलेंगे और इन्होंने भी काफी सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर मैनेज करी ताकि सभी लोग इसमें यहाँ पर क्या कर पाए, पार्टिसिपेट यहाँ पर कर पाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद लॉयर और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर आप देखोगे तो इनका यहाँ पर क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखने को मिलती है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इन्होंने महात्मा गांधी जी की एडवाइस पर जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद यूनियन कैबिनेट एज अ लॉ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर ज्वाइन किया था। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी थे, है ना, याद रखिएगा। और इनके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो 2 और लॉयर्स हैं, एक हैं के एम मुंशी गुजरात के और अलादी कृष्णमा स्वामी अय्यर मद्रास के, और इन्होंने भी यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या किया है, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर प्ले किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है और इसके बारे में आपको चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर अगली चीज देखोगे तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका नाम है BN राव, जिन्हें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया था, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पेपर्स वगैरह जो हैं वो प्रिपेयर किए थे। करीब 60 कंट्रीज को इन्होंने यहाँ पर विजिट किया था, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। अच्छा गाइज, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक चीज लिखी गई है फ्लैग कमेटी के बारे में, ठीक है। तो एडहॉक कमेटी जो थी फ्लैग के ऊपर, उसके चेयरमैन जो है वो JB कृपलानी नहीं थे, वो जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, ये चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करिएगा। उसके बाद चीफ ड्राफ्टमैन अगर आप देखोगे तो SN मुखर्जी थे, याद रखिएगा, ये भी MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, जिन्होंने यहाँ पर की लीगल लैंग्वेज में कैसे प्रपोजल्स को लिखा जाए उसमें यहाँ पर मदद करी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अंबेडकर जी के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड किया जाए, है ना, थ्रू दी असेंबली। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो चेंजेस वगैरह होंगे, जिस तरीके की ड्राफ्टिंग वगैरह आपको देखने को मिली है उसको यहाँ पर फाइनलाइज करना है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन यहाँ पर किए जा रहे हैं, उस चीज का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर क्या किया था, हमारे सामने प्रेजेंट किया था, जिसमें इंडिया को सोवरेन, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक, है ना, याद रखिएगा सर, सोवरेन, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक जो है वो यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ हमने ये बात करी कि जो सिटीजन से उनके जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम वगैरह हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके भी अलग अलग तरीके के कंसर्न को सेफगार्ड यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद अगर आप अगली चीज देखेंगे गाइस तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेहरू जी, है ना, मतलब ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि दोज इवेंट्स वर टू प्रोवाइड एनी ब्लूप्रिंट, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात करी थी। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि भैया मैं इसको ब्लूप्रिंट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब आप ये मान लीजिए कि आपको इन पर्टिकुलर रिवॉल्यूशंस के बारे में जो है वो पढ़ना है, समझना है, और इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, उस चीज के बारे में थोड़ा सा समझना है, ठीक है। And he stressed that the ideal and provision of the constitution introduced in India could not be just derived from elsewhere, मतलब हम लोग कॉपी नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा उस चीज को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्यूज टू लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी विद द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिबरल आइडियाज भी रखेंगे और सोशलिस्ट आइडियाज को भी जो है वो मिलाकर आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब ये चाह रहे थे कि आप जितने भी अलग अलग तरीके के कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह को यहाँ पर पढ़ रहे हो, है ना, उनमें कोशिश ये करो कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट जो है वो यहाँ पर सेगमेंट क्या है, वो किस तरीके से काम करेगा, उसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, आप कुछ भी जो चीजें हैं उसको यहाँ पर फाइनलाइज मत करिए। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कम्युनिस्ट मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, सोमनाथ लहरी जी। उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको परमिशन लेनी पड़ रही है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी चीजें डिस्कशन हो रहा है उसके लिए आप ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से जो है वो परमिशन यहाँ पर लेते हो। और इन्होंने इसलिए मेंबर्स को बोला है कि इंडियंस इन जनरल टू फुली फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इंपीरियल रूल, ताकि यहां पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सही तरीके से काम कर पाए। विंटर ऑफ 1946-47 में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि ब्रिटिश वर स्टिल इन इंडिया, और जो एंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन था जिसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बट इट वुड ओनली ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वॉइसरॉय एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंडन। तो उनको ये लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आपने भले बना दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप यहां पर देखोगे तो इसकी जो भी पूरी मशीनरी काम कर रही है वो ब्रिटिशर्स के ही रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे काम करती हुई आपको दिखाई दे रही। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के आपको मेंबर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेहरू ने यहां पर बोला कि मोस्ट नेशनलिस्ट लीडर हैड वांटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वाज आल्सो ट्रू इन अ सेंस दैट इन अ ब्रिटिश गवर्नमेंट had in hand its birth and it had attached certain condition within which the assembly had to function। लेकिन नेहरू जी ने यहाँ पर ये बोला कि यू मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच द असेंबली डिराइव इट्स स्ट्रेंथ, है ना, मतलब लोगों से ये स्ट्रेंथ यहाँ पर आ रही है, लोगों से जो है इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो यहाँ पर पावर मिलेगी। तो आपको ये परेशान नहीं होना है कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि ब्रिटिशर्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम इंडियंस के पास भी अगर आप देखोगे तो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस वगैरह की चीजों को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे सोशल जो रिफॉर्मर्स हैं 19th सेंचुरी में, उन्होंने चाइल्ड मैरिज वगैरह को जो है वो यहाँ पर क्या है कि अपोज किया। उन्होंने डिमांड करी कि जो विडोज हैं उनकी रीमैरिज यहाँ पर होनी चाहिए, है ना, सोशल जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कैंपेन किया कि भाई हिंदुज्म में भी जो है वो यहाँ पर रिफॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि ज्योतिबा फुले जी ने भी काफी सारा काम किया डिप्रेस कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, है ना। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनकी भी चीजें यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई। तो हमें क्या करना है कि इन सब चीजों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यहाँ पर जगह देनी है। इसके वजह से कई सारे एक्ट वगैरह यहाँ पर पास किए गए। फाइनली अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, जिसके थ्रू यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि हम इंडियंस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और इसी वजह से 1935 में जो है वो इलेक्शंस हुए, मतलब अनाउंस किया गया। 1937 में जो है वो 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए, जिसमें से अगर आप देखोगे तो 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की जीत होती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब उसके बाद 1935 के एक्ट के थ्रू जो इलेक्शंस वगैरह हुए थे उसमें सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, करीब 10 से 15% लोगों को ही जो है वो वोटिंग राइट्स यहां पर दिए गए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहां पर नहीं थी। अब उसके बाद जो भी 1935 के थ्रू यहां पर गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट किया गया था, है ना, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉलोनियल रूल एंड वर रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश। मतलब वहां पर जो भी प्रोविंसेस है वहां पर एक गवर्नर होगा और गवर्नर क्या करेगा, उस गवर्नमेंट की फंक्शन को जो है वो मैनेज यहां पर करेगा। नेहरू जी ने यहां पर कोशिश करी थी कि भैया हम लोग इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक इंडिया, जो मैंने 13 दिसंबर का सर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर बताया था, उसके बेसिस पे आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सेपरेट इलेक्ट्रोड को लेकर, है ना, 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो 27 अगस्त बी पोकर बहादुर, इन्होंने यहां पर प्ली करी थी कि भैया हमें सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है वो यहां पर आगे कंटिन्यू यहां पर रखना है। अब इसी में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि दूसरे जो इंडिविजुअल आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने इस बात को जो है वो कंटिन्यू नहीं किया। तो उनको ये लगा कि भैया ये चीज जो है वो अगर कंटिन्यू कर देंगे तो सोसाइटी में डिवीजन यहां पर होगा। तो लेकिन उनका मानना यह था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड वुड इंश्योर दैट मुस्लिम हैज अ मीनिंगफुल वॉइस इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। फिर इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि आरबी धुलेकर जो है वो यहां पर ये कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ इट दे अलाउड यू, ठीक है, टू लॉन्ग लल गिव इट अप नाउ देयर इज अ नो मिसगाइडिंग यू। ठीक है, तो मतलब जो बी पोकर बहादुर है वो सेपरेट इलेक्ट्रोड को कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, आरबी धुलेकर उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत जी जो हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सेपरेट इलेक्ट्रोड से रिलेटेड यहां पर बात करेंगे, है ना, गोविंद वल्लभ पंत जी जो है वो यहां पर बात करेंगे। तो इनके स्टेटमेंट भी जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसने कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहां पर दिए हैं। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि सभी जो मुस्लिम लोग हैं वो यहां पर सेपरेट इलेक्ट्रोड की दिमाग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जैसे
बेगम एजाज रसूल जो है एक फीमेल है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उन्होंने ये बोला था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड वर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिंस दे आइसोलेटेड द माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेजॉरिटी। तो आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि बेगम एजाज रसूल ने जो है वो यहाँ पर क्या बात बोली है और उसका भी क्या पर्पस आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद एनजी रंगा जो आपको एक सोशलिस्ट लीडर जो है वो देखने को मिलेंगे, इन्होंने माइनॉरिटीज के बारे में बात करी है ना, कि माइनॉरिटीज का मतलब ये नहीं कि जिनका नंबर कम है ना, कई सारे आपको जो है वो इंपावर्ड माइनॉरिटीज भी देखने को मिलेंगे। तो जिनकी कंडीशन यहाँ पर खराब है, हमें उनको माइनॉरिटीज जो है वो यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये बोला गया है कि द ट्राइबल हेड अमंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव टू द असेंबली। जैसे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर मेंबर है जिनका नाम है जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह ने यहाँ पर बोला था कि भैया हमें ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए भी कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर आप देखोगे तो 15 मेंबर्स हैं, है ना। तो ये 15 मेंबर्स आपको याद रखना है, इनके नाम और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ पर आई हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में महात्मा गांधी जी ने पहले इसको अपोज यहाँ पर किया था, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि वी वांट द रिमूवल ऑफ सोशल डिसेबिलिटीज। दक्षिणी वेलायुधन ने भी ये बोला है कि व्हाट वी वांट इज नॉट फॉर काइंड ऑफ सेफगार्ड, इट इज द मोरल सेफगार्ड व्हिच गिव्स प्रोटेक्शन टू द अंडरगोज ऑफ दिस कंट्री। तो यहाँ पर बोला गया है कि हरिजन्स आर टू बी कंसीडर्ड एज माइनॉरिटी। तो ये किसका स्टेटमेंट है? दक्षिणी वेलायुधन का जो है ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जे नगप्पा जी का एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो मतलब इन्होंने बोला है कि न्यूमेरिकली डिप्रेस्ड कास्ट वर नॉट दी माइनॉरिटी। ये करीब 20 से 25% टोटल पॉपुलेशन के हैं। इनकी सफरिंग जो है वो यहाँ पर क्या है कि उनको सिस्टमेटिकली जो है वो मार्जिनलाइज यहाँ पर किया गया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे हैं, ठीक है। नो शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेसिंग द असेंबली, केजी खांडेकर ऑफ दी सेंट्रल प्रोविंस सेट। तो ये केजी खांडेकर जी का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। हंसा मेहता ने भी यहाँ पर ये बोला है कि विमेन को जस्टिस वगैरह आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। नो रिजर्व सीट और सेपरेट इलेक्ट्रोड, आप उनको जस्टिस यहाँ पर प्रोवाइड करिए। फिर उसके बाद स्टेट के पावर के बारे में कई सारे लोगों ने बात करी कि भैया स्टेट ज्यादा पावरफुल हो या फिर सेंटर ज्यादा पावरफुल हो। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें यहाँ पर आर्टिकल 356 के बारे में बात करी गई है, ताकि यहाँ पर क्या होगा कि गवर्नर जो है वो चीजों को मैनेज करेगा। अब के संथानम जो है वो यहाँ पर क्या है कि एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भैया स्टेट को जो है वो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रीअलोकेशन ऑफ पावर वॉज नेसेसरी। इनका मतलब यहाँ पर यह है कि नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो द सेंटर। मतलब ये बोल रहे हैं कि स्टेट को भी आप पावरफुल करो और साथ ही साथ जो है वो सेंटर को भी पावरफुल यहाँ पर करना चाहिए। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर S.A. रामास्वामी मुदलियर जो है उनका एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। इफ यू प्रपोज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड दैट दोज हु एडवोकेट मोर विगोरस एग्जामिनेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज आर पीपल विथ नॉट इनफ ऑफ नेशनल स्पिरिट और पैट्रियोटिज्म। उसके बाद अंबेडकर जी ने भी यहाँ पर डिक्लेयर किया कि हमें एक यूनाइटेड सेंटर की रिक्वायरमेंट है ना। तो याद रखिएगा अंबेडकर जी का स्टेटमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो गोपालास्वामी अयंगर ने बोला कि सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। यूनाइटेड प्रोविंस के एक मेंबर हैं बालकृष्ण शर्मा, इन्होंने बोला है कि रीजन एट लेंथ दैट ओनली स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड प्लान। तो मतलब ये लोग यहाँ पर कौन से लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि सेंटर जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर उसके बाद लैंग्वेज के बारे में अगर आप देखोगे तो 1930 में हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात करी गई। महात्मा गांधी जी को ये लगा कि इसके थ्रू हम सभी लोगों को जो है वो आपस में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आरवी धुलेकर जी का एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा जो हिंदी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब उनको लगता है कि हिंदी को ही जो है वो मेन लैंग्वेज यहाँ पर बनानी चाहिए, बाकी सब चीजें नहीं बनानी चाहिए, या इंग्लिश वगैरह को यहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद धुलेकर जी के ऊपर इन्होंने यहाँ पर एक जी दुर्गा बाई जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भैया साउथ में अगर आप इस तरीके से हिंदी को इंपोज करने की कोशिश करोगे तो देश की यूनिटी के ऊपर भी काफी ज्यादा खतरा जो है वो यहाँ पर बन सकता है। एक श्री शंकर राव देव है, उन्होंने बोला कि कांग्रेसमैन एंड अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हिंदुस्तानी जो है वो एक लैंग्वेज हो सकती है नेशन की, बट ही वांट इफ यू वांट माई होल हार्टेड सपोर्ट, है ना। तो किसी के ऊपर जबरदस्ती इन चीजों को इंपोज यहाँ पर मत करो। टी.ए. रामलिंगम चेत्तियार फ्रॉम मद्रास, उन्होंने ये बोला कि वॉट एवर वॉज डन हैड टू डन विद द कॉशन। मतलब आप लैंग्वेज वगैरह को लेकर किसी को भी कोई चीज भी अगर यहाँ पर फाइनलाइज कर रहे हो तो थोड़ा सा समय लेकर करना है, जबरदस्ती किसी के साथ यहाँ पर चीजें नहीं करनी है। उसके बाद टाइमलाइन है तो 1945 में लेबर गवर्नमेंट यहाँ पर पावर में आ गई थी, जनरल इलेक्शन 1945 में हुए, कैबिनेट मिशन ने मई में अपनी स्कीम को यहाँ पर अनाउंस किया, 16 जून को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 16 अगस्त में डायरेक्ट एक्शन डे हो गया, है ना। फिर उसके बाद 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग यहाँ पर शुरू हुई और लास्ट मीटिंग जो थी इंटरिम गवर्नमेंट की 16 जुलाई थी।
मिडनाइट में इंडिया ने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया और दिसंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर साइन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखनी है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम था, ये पूरा का पूरा एक क्विक रिवीजन था। अगर आप में से किसी ने भी इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि इस सेशन को देखकर आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।